महाविद्यालय रोहित से मैं इतिहास विषय में आज 1857 की क्रांति के कारण के बारे में जानकारी देंगे। जैसे हम सभी को मालूम है कि 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में एक बहुत गौरवमय क्रांति मानी जाती है। इसमें भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग इसने इस क्रांति में भाग लिया था और ये एक पहली व्यवस्थित अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों द्वारा की गई क्रांति थी। 1857 से पहले कई बार जो है वो छुटपुट क्रांतियाँ हुई थी। वेलोर की क्रांति हुई थी, हैदराबाद की क्रांति हुई थी, जसना तातापुर के राजाओं ने भी विद्रोह किया था। लेकिन ये क्रांतियाँ जो है वो छोटी मोटी थी और इन क्रांतियों को अंग्रेज़ों द्वारा आसानी से जो है वो उनका दमन कर दिया गया। 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत आए और यहाँ पर उनके आने में जब उनका स्वागत किया गया तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने उन्होंने भाषण दिया तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि उन्होंने ये बोला था कि एक धान्यपूर्ण राज्य जिसमें कि लगभग 15 करोड़ लोग शांति से विदेशी शासन जो है उसको स्वीकार कर उसके सामने घुटने टेक कर रहे हैं। लेकिन अभी तो भारतीय आकाश साफ है, लेकिन हमें ये बताने कि किस समय एक छोटा सा बादल जो है वो उठकर आएगा और वो क्या जो है वो असंतोष या अंग्रेजों का सर्वनाश कर सकता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि शायद लॉर्ड कैनिंग को इस बात का आभास था कि भारत के अंदर भारत के लोगों में विभिन्न वर्गों में अंग्रेजों के प्रति भीषण असंतोष था और उनको डर था कि ये जो है ये असंतोष किस रूप में जो है वो प्रकट हो सकता है। ये असंतोष जो है वो कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 में भारत के अंदर एक क्रांति की ज्वाला धधक पड़ी और इसको अंग्रेजों ने कुचल आवश्यक रूप से दिया। लेकिन इससे ये स्पष्ट हो गया कि भारतीयों का अंग्रेजों के प्रति या अंग्रेजी शासन के प्रति कितना असंतोष है। इस क्रांति में लगभग 4 लाख से अधिक लोग जो हैं वो मारे गए। अब इस क्रांति के या 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था इसके मुख्य कारण क्या थे ये हम एक एक कर देखेंगे, जिसमें कि सबसे अगर हम इसमें प्रमुख कारण माने तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। डलहौजी द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो भारत में लागू किया गया था। इससे ये बहुत सारे राज्य जो हैं वो ब्रिटिश क्षेत्र में मिला दिए गए। ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाने के बाद वो राजाओं के जो है वो रजवाड़े छीन लिए गए। पेंशन जो है वो बहुत सारे जैसे कर्नाटक और तंजौर के जो शासक थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई। नाना साहिब की पेंशन बंद कर दी गई। अवध जो कि अंग्रेज़ों का एक बहुत महत्वपूर्ण मित्र था, वफादार मित्र था, उसका भी विलय कर लिया गया। झांसी का भी विलय कर दिया गया। तो इन सब कारणों से अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षी जो लिप्सा थी या हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो भारतीय राज्यों के प्रति जो उनकी नीति थी वो स्पष्ट होगी, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य जो है मुख्य तौर पर भारत का आर्थिक शोषण करना था। उस आर्थिक शोषण करने के लिए राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करना अंग्रेजों के लिए जरूरी था। तो इस लैप्स की नीति से जो है एक बहुत बड़ा वर्ग और खास तौर पर जिन राज्यों को इन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था, वहाँ पर असंतोष जो है वो बहुत भयंकर था। और जो क्रांति हुई उसमें झांसी और नाना साहिब और अवध इन सब का बहुत बड़ा
योगदान था। दूसरा कारण जो है वो जागीरदारों में असंतोष। कंपनी ने क्या किया कि बड़े पैमाने पर जमीनें जो है वो उनको जमींदारों को अंकुश लगाना था, तो उन्होंने बड़ी संख्या में जमींदारों की भूमि जो है वो अधिग्रहण कर ली। लगभग उस समय भारत में 550-600 तक जो है वो देसी राज्य थे, और इनमें जो है वो बड़े बड़े जमींदार थे, और वो लगभग बहुत लंबे समय से जो है वो उस भूमि के मालिक थे। कंपनी ने आते ही जो है वो उनके विरुद्ध जो उच्छृंखल जमींदार थे या जो लगान देने में आनाकानी करते थे, उनके विरुद्ध जो है वो सैनिक कार्रवाई की, उनकी जो है वो जमीनें हड़प ली। इससे इस वर्ग में जो है वो बहुत ज्यादा असंतोष भी व्याप्त हो गया। इसी से जुड़ा हुआ जो तीसरा कारण है, कुलीनों की संपत्ति जो है वो भी जब्त कर ली गई। काफी सारी भूमि भारत में जो है वो इस वर्ग के पास जमींदारों और कुलीन वर्ग के पास थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि इनके पट्टे जांचे, और पट्टे जांचने के बाद ये कहा कि ये इस भूमि के हकदार नहीं है, और उनकी जो है वो जमीनें दी थी। और लगभग ये कहा जाता है कि बॉम्बे में जो इमाम कमीशन बैठाया गया था इस भूमि रूपांतरण के कार्य को देखने का, तो इमाम कमीशन ने बॉम्बे में लगभग 20,000 जागीर भूमियां जो है वो उसका अपहरण कर लिया। इससे ये एक बहुत बड़ा वर्ग जो कुलीन और संपन्ना जिनके पास पैतृक जो है वो भूमियां थी, उनको उस भूमि से वंचित कर दिया। तो ये एक वर्ग ही जो है वो अंग्रेजों का विरोधी हो गया। उसके बाद चौथा कारण मुसलमानों का असंतोष। 1857 की जब क्रांति समाप्त हुई तो बहादुर शाह जफर के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। उनको लाल किले में रहने नहीं दिया गया, और उनको ये कहा कि अब वो भारत के बादशाह नहीं है, और उनकी पेंशन फिक्स कर दी, उनको भारत से निष्कासित कर दिया। और उनका जो सबसे निकम्मा पुत्र था मिर्जा कोयास, उसको विरोध के बावजूद जो है वो उसको उत्तराधिकारी घोषित किया, और उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद भी उसके साथ बहुत अपमानजनक जो है वो शर्तें रखी गई। पहली शर्त ये थी कि वो लाल किले में नहीं रहेगा। दूसरी ये शर्त थी कि वो बादशाह नहीं कहलाएगा, उसकी जो पदवी होगी वो सिर्फ राजकुमार होगी, और बादशाह नहीं कहलाएगा और राजकुमार रहेगा, और पेंशन जो है उसकी 1 लाख से 15,000 कर दी गई। ये जो है वो मुसलमानों को बहुत अपमानजनक लगा। उनको ये लगा कि उनका जो सम्राट है उसके साथ जो है वो इस तरह का व्यवहार जो है वो उचित नहीं है। तो ये एक इस वर्ग के अंदर असंतोष का कारण बना। 5वां कारण हम अगर देखें तो अफगानिस्तान के साथ जब फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों की पराजय हुई थी। अब भारतीयों को ये लगा कि अगर अंग्रेज जो है वो अफगानों से परास्त हो सकते हैं तो भारतीयों से क्यों नहीं हो सकते। और उस समय ये भी बात चलने लगी कि क्रीमिया युद्ध का बदला लेने के लिए रूस जो है वो भारत पर आक्रमण करेगा। तो भारतीयों ने सोचा कि अफगानिस्तान युद्ध में परास्त हो चुका है इंग्लैंड, रूस भी आक्रमण करेगा तो भारतीय भी जो है वो अंग्रेजों को हरा सकते हैं। और उस समय में एक किसी उसने महात्मा, साधु महात्मा या किसी ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी कि 100 साल में अंग्रेजों का शासन समाप्त हो जाएगा। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद 1857 में 100 साल हो गए थे। तो ये भी धारणा थी कि इसके बाद जो है वो अंग्रेजों का शासन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद छठा कारण जो है वो प्रशासन में भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव की नीति। ये प्रारंभ से जो है वो अंग्रेजों द्वारा किया गया था कि चूंकि अंग्रेज शासन करने वाला वर्ग था, तो अंग्रेजों ने हमेशा अपने आप को भारतीयों से उच्चतर माना, और इस बात को दिखाने के लिए उन्होंने कभी भी परहेज नहीं किया।
सार्वजनिक स्थानों में भी जो है वो उनका अपमान होता था। हालांकि 1833 में जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था उसमें ये कहा था कि जाति और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और भारतीयों को भी बराबर का दर्जा मिलेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली ये व्यवस्था जो है भूमि पर लागू नहीं हो पाई। ये सिर्फ जो है वो कागजों में रह गई थी और जो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो भारतीयों के साथ उनका व्यवहार जो है वो बहुत अपमानजनक होता था। उनको बराबर का दर्जा भी नहीं दिया जाता था। दर्जा देना दूर, उनके साथ व्यवहार भी जो है वो अमानवीय किया जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि अगर कोई अधिक योग्य भारतीय है तो भी उसको जो है वो उससे कम योग्य अंग्रेज के सामने जो है वो उसको अपना आभार प्रदर्शित करना पड़ता। कहने का मतलब ये था कि हर कदम पर भारतीयों को अपमानित किया जाता था। इससे भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष व्याप्त हो गया। फिर सेवेंथ, अगर हम इसका कारण देखेंगे तो अंग्रेजों ने जो नई न्यायिक प्रणाली लागू की वो बहुत जटिल थी। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने आकर जो चेंजेस किए या जो परिवर्तन किए कानून व्यवस्था में वो अंग्रेजी व्यवस्था के अनुरूप कर दिए। अब भारतीय जो है वो उसको समझ नहीं पाते और ये प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि साधारण रैयत या किसान या साधारण भारतीय जो है वो उसके पहुंच से बाहर था। जो कानून प्रणाली थी वो इतनी जटिल, इतना अधिक समय लेती थी कि एक आम भारतीय के लिए संभव ही नहीं था कि वो उसका सहारा ले सके। तो चूंकि जितने भी जजेस होते थे, न्यायिक अधिकारी होते थे, वो सब अंग्रेज होते थे। भारतीयों को इसमें आने नहीं दिया जाता। फिर आठवां कारण जो है वो पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार और प्रसार। भारतीय जो प्रवृत्ति थी वो विनम्रता वाली थी, स्वामी भक्ति वाली थी। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का जब प्रसार हुआ तो उसमें जो है वो भौतिकवाद, व्यक्तिवाद का प्रचार प्रसार हुआ। तो उससे जो है वो धीरे धीरे कर जो अंग्रेजों के अंदर जो भावना थी वो सारी भावनाएं जो है भारतीयों में आने लगी। तो जो पाश्चात्य जो प्रिंसिपल थे या सिद्धांत थे, बराबरी का, स्वाभिमान का, स्वतंत्रता का, वो सारी भावनाएं जो है वो अंग्रेजों भारतीयों के अंदर भी आने लगी। तो ये एक जो उनकी सोच, उनकी मानसिकता में परिवर्तन का गुण था, ये भी एक बहुत बड़ा इस क्रांति का कारण बना। फिर नाइन्थ अगर हम फैक्टर देखें तो सामाजिक अपमान से उत्पन्न हुआ असंतोष। जो सामाजिक व्यवस्था थी भारत में, उसमें ये तो स्वाभाविक है क्योंकि अंग्रेज जो है वो शासन करने वाला वर्ग था, तो वो अपने आप को भारतीयों से सुपीरियर या उच्चतर मानता था। लेकिन कई बार तो ये हुआ कि कई होटलों में लिखा होता था कि कुत्ते और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित। ये भारतीयों से अपेक्षा की जाती थी कि वो कोई अंग्रेज अगर सड़क पर जा रहा है और कोई भारतीय घोड़े पर सवार है तो उस घोड़े से उतर कर उसको जो है अपना सम्मान प्रदर्शित करे और जब तक वो निकल न जाए तब तक वो घोड़े पर न चले। अगर कोई भारतीय सवारी में बैठा जा रहा है और कोई अंग्रेज सामने आता है तो वो सवारी से उतर कर अंग्रेज का अभिनंदन करेगा और वहां पर खड़ा रहेगा। तो ये सारी जो है ना, इवन जो सभ्यता का प्रचार प्रसार किया गया उसमें भी अंग्रेजी सभ्यता को उच्चतर बनाया गया और भारतीयों को जो है वो पशु समान माना गया। तो धीरे धीरे कर ये जो सामाजिक असमानता थी, फर्स्ट क्लास डिब्बे के अंदर सिर्फ अंग्रेजी ट्रैवल कर सकते थे, भारतीय नहीं कर सकते थे। तो ये सारी बातें जो हैं वो बढ़कर असंतोष इतना गहरा हो गया कि जब 1857 की क्रांति में जो है ये विस्फोटक रूप जो है इसने धारण कर लिया। 10th अगर हम इसका कारण देखें, 10वां कारण, तो वो धर्मांतरण के कारण उत्पन्न असंतोष। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ आर्थिक शोषण के
साथ साथ जो है वो धर्मांतरण करने की कोशिश की, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने स्पेशली जो है कई क्रिश्चियन अधिकारी होते थे जिनको पादरी लेफ्टिनेंट या मिशनरी कर्नल की पदवी दी जाती थी और इनका काम सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण कराना होता था। इसका समर्थन जो है वो सरकार भी करती थी, क्योंकि सरकार ने भी कई ऐसे नियम बना लिए जैसे कि अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेता है उसे वंचित नहीं किया जाएगा, वो उनके बच्चों को पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी, सरकारी नौकरियों में उनको फायदा दिया जाएगा। तो ऐसे करके जो है वो क्रिश्चियंस ने, पादरियों ने जो है धर्मांतरण करना प्रारंभ किया। जो दिनहाएं होती थी, इवन जो ट्राइबल बेल्ट के अंदर जो है वो धर्मांतरण ईसाइयों ने ये जो प्रचार प्रसार करते थे पादरी, इन्होंने जो है वो इसका धर्मांतरण करना शुरू किया। तो इससे जो है ऐसी एक व्यवस्था समाज के अंदर लागू हो गई जिसमें कि ये महसूस किया जाने लगा कि इंग्लैंड के लोग जो है वो पूरे भारत को के लोगों को जो है वो धन पर, ये एक धार्मिक कारण भी जो है बहुत महत्वपूर्ण। फिर 11 नंबर पर अगर हम देखें तो कुटीर उद्योग जो है वो नष्ट कर दिए। तो बड़ी संख्या में जो हथकरघा मजदूर थे या छोटे कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि अंग्रेजों से पहले स्थायी स्तर पर छोटे छोटे उद्योग होते थे और उसमें जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन अंग्रेजों के आने से धीरे धीरे कर ये व्यवस्था जो है उस पर आघात पहुंचा और अंग्रेजों ने जो है कच्चा माल भारत से जो होता था वो कच्चा माल सारा इंग्लैंड ले जाते थे और वहां पर उसको निर्मित करते थे। तो भारतीय जो कुटीर उद्योग थे उसके लिए कच्चा माल बचता ही नहीं था। ये हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1800 में भारत से कपास की 506 गांठें जो हैं वो इंग्लैंड में कपड़ा बनने के लिए, 1800 में 506 गांठें, जबकि 1826 में कपास की 15,000 गांठें जो है वो बनती। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सारा कच्चा माल जो है वो भारत से चला जाता था और वो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में उसकी खपत होती थी कपड़ा बनाने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे वो बिल्कुल समाप्त हो गए और उससे जो है बेरोजगारी बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न हुई। फिर अगर इसके बाद हम 12वें कारण पे आते हैं, किसानों के या रेतों की बर्बादी जो है बड़ी संख्या में हुई। जो भू राजस्व व्यवस्था कंपनी ने लागू की, चाहे नहर वाली हो चाहे रैयत वाली हो, इसमें जो लगान है उसकी दर इतनी ऊंची फिक्स कर दी गई, लगभग जो है वो टोटल प्रोड्यूस का आधा जो है वो लगान फिक्स किया गया। इससे जो है वो किसानों के पास अपने लिए कुछ नहीं बचता था और उसको अपनी भूमि बचाने के लिए जो है वो साहूकारों के पास लोग पैसा लेने जाना पड़ता था, जिससे कि धीरे धीरे कर साहूकार जो है उसका लोन उसके ऊपर कर्ज बढ़ता रहता था और अंत में साहूकार जो है उसकी जमीन खड़ा दिया। 13वां जो कारण है वो संपूर्ण जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो शोषण करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ये कहा जाता है कि कंपनी ने जो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया उस साम्राज्य को स्थापित करने का पैसा भारत से ही आता था। उसमें कंपनी ने इंग्लैंड में 1 रुपया भी उसमें नहीं लगाया। आपस में युद्ध करके वहां से लूटपाट लेना, रिश्वत लेना, उपहार के रूप में जो है वो राजाओं या जमींदारों से पैसा लेना, लगान के नाम पर लगान वसूली करना, ब्रिटिश अधिकारियों की तनख्वाह, पेंशन वगैरह, इन सब से जो है वो ये इतना पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो शोषण करने के लिए भी बनी थी। इससे धीरे धीरे कर भारत जो है वो निर्धन होता गया और किसान यहाँ का मजदूर, यहाँ का रैयत सब गरीब होते गए और सारा
अकाल, भयानक अकाल का पड़ना। 1770 में, 1837 में इतने भयंकर अकाल पड़े, जिसमें कि ये कहा जाता है कि अकाल में लगभग जो है वो 8 लाख लोग जो है वो मारे गए। उस समय 8 लाख लोग जो है अकाल में मारे गए। सरकार द्वारा, इंग्लिश गवर्नमेंट द्वारा इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। कोई किसी तरह की लगान वसूली की माफी नहीं हुई और न किसानों को किसी तरह की मदद की गई। ये कहा जाता है कि इस अकाल के समय में सड़कों पर लाशें जो है पड़ी रहती थी और जानवर जो है लाशों को खा लेते थे। उसको लाशों को ठिकाने लगाने के लिए भी व्यवस्था या और लोग नहीं थे। इतने भयानक जो है वो अकाल ब्रिटिश पीरियड में पड़े। फिर 15 का जो कारण हम मानते हैं वो जो भारतीय सैनिक थे उनके अंदर जो है वो असंतोष पैदा था, क्योंकि सैनिकों की तो बड़ी संख्या में भर्ती की गई और कंपनी ने जो युद्ध किए उसमें भारतीय सेना का प्रयोग किया, भारतीय सेना को एक दूसरे के इसमें लड़ाया। लेकिन व्यवस्था ये थी कि भारतीयों को तनख्वाह जो है वो अंग्रेजी सैनिकों से कम मिलती थी और भारतीयों को सिर्फ सैनिक ही रखा जाता था, उनको कुछ पद नहीं दिया जाता था। सेना के कुछ पद पर सिर्फ अंग्रेज काबिज थे और तनख्वाह में इतना फर्क होता था कि जैसे एक भारतीय सेना की तनख्वाह जो है 7 या 8 रुपए हासिल होती थी और 7 या 8 रुपए में भी उसका जो है वो नकद और वड्डी के नाम पर पैसा काट दिया जाता था। तो प्रैक्टिकली जो उसको मिलता था वो 1 या 1.5 रुपया महीने मिलता था और इवन जो भारतीय सूबेदार होता था उसको 35 रुपये मिलते थे और जो अंग्रेजी सूबेदार होता था उसको 195 रुपये मिलते थे। इतना फर्क जो है उनके अंदर था और ये असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण है। फिर 16 नंबर पर जो कारण है वो विदेशों में भारतीय सैनिकों को भेजा जाना। भारतीयों के लिए जो है वो बाहर जाना, वहाँ का पानी पीना धर्मपूर्ण था, लेकिन अंग्रेजों ने नियम बना दिया कि अगर कोई भारतीय विदेश जाने से मना करता है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी और उसको नौकरी से निकाला जाएगा। तो जबरन जो है वो भारतीय सैनिकों को विदेश भेजना जो है उनको, उनके लिए ऐसा उनको महसूस होता कि ब्रिटिश जो है वो भारतीयों के धर्म को भ्रष्ट करना चाहते थे। और फिर जो तत्कालीन कारण था कि उस समय एनफील्ड नामक नई राइफल आई थी, उसके अंदर जो कारतूस भरा जाता था वो कारतूस जो है उसमें सुअर और गाय की चर्बी थी और उस एनफील्ड राइफल के अंदर जब वो कारतूस डाला जाता था तो उसकी कैप को दांत से उसकी कैप को हटाना पड़ता था और उसके बाद उसको अंदर डालता। पहले सैनिकों को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में किसी ब्राह्मण सैनिक को किसी ने कह दिया कि तुम्हारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्योंकि तुम गाय और सुअर की चर्बी से। इससे जो है हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों को जो है वो ये अब पक्का भरोसा हो गया कि ब्रिटिश जो है वो उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। तो ये वो चिंगारी थी जिसने कि 1857 के विद्रोह को